हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए वन शॉट। ये दूसरा मैराथन है। अगर तुमने पहला नहीं देखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो भाई जाकर देखो, चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। एंड तुमने अगर स्ट्रेटजी नहीं देखी है कि अभी 3 दिन कैसे पढ़ाई करना है, कैसे सब एक्ट कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, तो भाई प्रॉपर प्लानिंग मैंने ऑलरेडी डाली हुई है चैनल पे। जाकर देखो भाई, क्या कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। ये मैं शॉर्ट नोट्स, मैंने बहुत छोटा शॉर्ट नोट बनाया, पूरा कंपनी से इन डिटेल करवाऊंगा। एंड इसके बाद एलएलपी भी इसी वीडियो में हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेगो ऑलरेडी करवा दिया है। फिर कल पार्टनरशिप का वन शॉट आएगा, वो मैं नोट से करवाऊंगा। इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, एलएलपी का भी डाल दिया है। एंड उन दोनों की वन शॉट मेरे हैंड रिटन नोट से भी डले हुए हैं, तो तुम वहाँ से भी जाकर रिवीजन कर सकते हो। यहाँ तो तुम पढ़ ही रहे हो, एंड वहाँ से रिवीजन करोगे तो भाई वो ज़्यादा मिनट का नहीं है, 30 मिनट में एलएलपी एंड 40 मिनट में कंपनीज एक्ट ख़त्म कर दिया है मैंने। और ये भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। एकेजी, ये शॉर्ट नोट्स है। एकेजी मेरा नाम है आयुष कुमार घोष। सबसे पहले कंपनीज एक्ट, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले हम लोग जैसे एक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले समझते हैं कि वो एक्ट आया क्यों। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। वो उस समय का एक्ट था जो बहुत पुराना हो चुका था। अब उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो अब यूज़ के नहीं थे, यानी एक तरह से समझो वो अब खराब हो चुका था। अब एक नया एक्ट का, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रहा था, नया एक्ट का डिमांड आ रहा था। तो इसी को देखते हुए एक सब एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट किसको रिप्लेस किया? कंपनीज एक्ट जो पुराने वाले प्रीवियस कंपनी लॉ थे उनको रिप्लेस करके एक नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट में सबसे पहला सेक्शन 1 क्या बात करता है? सेक्शन 1 बात करता है अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया, यानी ये अप्लीकेबल कहाँ है? होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया पर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं बता देता हूँ वो पॉइंट। मान लो कंपनीज एक्ट इसके अलावा और किसके किस पे लगेगा, यहाँ लिख लेना। कंपनीज एक्ट और इसके साथ किस पे लगेगा? बैंकिंग कंपनी पे लगेगा, द आंसर इज यस, बैंकिंग कंपनी पे लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगेगा। कोई स्पेशल एक्ट से बना है कंपनी, जैसे कि आईसीआई, आईसीएसआई, तो उस पर भी बनेगा, लगेगा कंपनीज एक्ट, तो उस पर भी लगेगा। बस एक यहाँ कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनी का एक खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों में अगर झगड़ा हो जाता है, यानी ये बोल रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल रहा है कि भाई ये मत करना, और ये बोल रहा है कंपनीज एक्ट कि भाई यही करना, तो उस सिचुएशन में बैंकिंग कंपनी अपने पेरेंट एक्ट यानी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट की बात मानेगा। यानी अगर कंपनीज एक्ट से कोई बात कॉन्ट्रावेन कर रहा है इनके एक्ट्स के साथ, तो भैया वो अपने एक्ट्स को मानेंगे, तब कंपनीज एक्ट को नहीं मानेंगे। ऐसे कंपनीज एक्ट उन पे भी लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ और बोल रहा है करने और कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है करने, उस सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात मानेंगे। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया एप्लीकेबिलिटी। अब सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है कि कंपनी है क्या। देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 20 एकदम खतरनाक डिफिनेशन देता है। वो डिफाइन करता है कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर हुई है या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस कोई कंपनी लॉ में। यानी कि कुछ समझ नहीं आया? इन सिंपल, एग्जामिनेशन में तुम खाली ये डिफिनेशन लिख के जाओगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब तुम बोलोगे भाई मॉड्यूल में तो यही लिखा है, आईसीआई बोलेगा नहीं मेरी मर्जी, नहीं दूंगा मार्क्स। तो उसके साथ तुम्हें कुछ फीचर्स लिखने होंगे जो कंपनी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या हुआ? कंपनी मेंबर अलग अलग हैं, कंपनी के लाइबिलिटी मेंबर कभी लायबल नहीं होगा। मेंबर अपने लिए काम कर रहा है, कंपनी अपने लिए काम कर रहा है, यानी एक तरफ से समझ लो कंपनी का एक्ट मेंबर को बाइंड नहीं कर देगा। सेपरेट है दोनों, कोर्ट की नज़र में दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी भाई जिंदगी जन्मों जन्मांत तक चलेगी जब तक कि तुम उसको पेपर पे बंद नहीं कर देते। टाटा कब बना था? आज श्री रतन टाटा जी भी चले गए, बट अभी भी टाटा कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मेंबर और कंपनी अलग अलग हैं, सिंपल सा बात है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ये मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। फिर एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन,
कंपनी को कपड़ा पहनाया जाता है, किसका? एक लीगल पर्सन का, जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड हुआ है। यानी कि उसको पावर हम लोग दे देते हैं कि भाई तू अपने नाम पे जैसे कि इंसान काम करता है वैसे तू कर सकता है। जैसे कि वो एसेट खरीद सकता है जैसे एक इंसान खरीदता है, वो एक लायबिलिटी इंकर कर सकता है जैसे कि एक इंसान इंकर करता है, एंड उसके साथ साथ किसी पे केस कर सकता है, केस खुद पे खा सकता है। तो एकदम जैसे इंसानों पे जो जो चीज़ हो रहा है वैसे कंपनी पे भी हो रहा है, तो वो एक लीगल पर्सन हो गया। बट हम लोग नेचुरली हैं, बट कंपनी को हम लोग ने बनाया है तो वो आर्टिफिशियली है। उसके बाद कॉमन सील, थप्पा भाई थप्पा। कंपनी अपना थप्पा मार देगा जिस डॉक्यूमेंट में, माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर दिया है कंपनी। बट ये अब कंपलसरी नहीं है। अब क्या होता है, दो डायरेक्टर या एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर मिलकर क्या करे, इस काम को कर सकते हैं, साइन करके ये काम कर सकते हैं, कॉमन सील वाला। ठीक है, अब इसी से हम लोग तार से तार निकालेंगे। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कॉर्पोरेट वेल का। कॉर्पोरेट वेल क्या बोलता है, कंपनी और मेंबर दोनों के बीच में एक पर्दा है। किस चीज़ का पर्दा है, कॉर्पोरेट वेल है। यानी कि मेंबर कभी भी कंपनी के लिए लायबल नहीं होगा। अगर तुमको नेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो तुम मुकेश अंबानी जी को नहीं बोलोगे जाके, तुम जियो को बोलोगे कि भाई नेट नहीं मिल रहा है। मुकेश अंबानी जी, जियो, दोनों अलग अलग हैं। इसी में एक केस स्टडी आता है, सोलमोन वर्सेस सोलमोन लिमिटेड। इसमें होता क्या, सोलमोन ने एक कंपनी बनाई और उसके सारे मेंबर सोलमोन और उसका परिवार वाला है। फिर जब सोलमोन कंपनी चलाया बहुत दिन बाद, उसके बाद उसको लॉस होने लगा, तो वो जब कंपनी बंद करने लगा तो उसके पास कुछ ही अमाउंट बचे थे, तो उसने वो अमाउंट से सबसे पहले सिक्योर डिवेंचर का पेमेंट किया। और यही होना चाहिए था, सबसे पहला पेमेंट जैसे ही कंपनी बंद होता है तो सिक्योर डिवेंचर का होता है। और पता है सिक्योर डिवेंचर उस कंपनी में था किसके पास, सोलमोन के पास ही। तो जितना पैसा था वो सोलमोन के पास चला गया। तो अब सिंपल लॉजिक ये है कि तो ये कोर्ट में ये बात केस ले गया। कौन ले गया, क्रेडिटर लोग ले गया कि भाई अपने को आपको पैसा दे दिया, ये तो गलत बात है। तो कोर्ट क्या बोला, भाई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, सोलमोन और सोलमोन लिमिटेड अलग अलग है। अब सोलमोन लिमिटेड के डिवेंचर सोलमोन होल्ड कर रहा है, ये एक इत्तफाक है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सोलमोन सही हुआ। बट ये केस स्टडी होने के बाद कोर्ट ने सोचा कि भाई ये तो ठीक है, यहाँ पे सोलमोन इनोसेंट था, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल करे, हो सकता है। तब कोर्ट ने यहाँ पर लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल लाया। यानी कि अगर ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल होगा तो भैया कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट लिफ्ट कर देगा कॉर्पोरेट वेल, और जिस पर्सन ने गलत किया है उसको डायरेक्टली लायबल कर देगा सारे डेप्ट के लिए। यही 5 केसेस तुम्हें दिए गए हैं जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ है। एक एलियन एनिमी, दूसरा प्रोटेक्ट रेवेन्यू, तीसरा सब्सिडरी एक्ट एज एन एजेंट, चौथा अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन और पांचवा फ्रॉड। ये पांचों केस स्टडी एक बार देख के जाना, हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए। अब कहाँ देखना है, मेरे ही चैनल पे शॉर्ट सीरीज़ मैंने किया था, शॉर्ट सीरीज़ जिसमें 25 से 26 शॉर्ट्स मैंने डाले थे। कंपनीज एक्ट मैंने शॉर्ट्स में ही ख़त्म कर दिया, तो उसी शॉर्ट्स में इन डिटेल हर एक केस स्टडी मैंने समझाया है, उनसे जाके बस स्क्रॉल कर लो। और क्या, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी से एक तार जोड़ेंगे हम लोग, बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यानी कि कंपनी लायबिलिटी के बेसिस पे कितनी तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। एक लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21। गारंटी कंपनी कैसी हुई, मैं कंपनी का मेंबर हूं और मैंने कंपनी को बोला कि भाई कंपनी अगर जब बंद होगा मैं कंपनी को 1 लाख रुपया दूंगा, यही हो गई गारंटी कंपनी। मेरा लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड है अप टू द गारंटेड अमाउंट, जितना अमाउंट का मैंने गारंटी दिया है कि भाई मैं इतना रुपया दूंगा कंपनी के वाइंड अप के टाइम में, उतना ही पैसा मैं कंपनी के वाइंड अप टाइम में दूंगा। यानी कि पूरा जब तक कंपनी चल रहा है मेरी लायबिलिटी नहीं है, जैसे ही कंपनी बंद होगा मैं लायबल हो जाऊंगा 1 लाख रुपए देने के लिए। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये तो बहुत ईजी है, ये तो तुम लोग अच्छे से जानते हो क्या है। शेयर्स है, मेरी लायबिलिटी शेयर के अनपेड अमाउंट तक के लिए लिमिटेड है। फिर एक अनलिमिटेड कंपनी आता है, इसमें लोग सोचते हैं कि मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अरे भाई होती है, बट वो कब होती है, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम में। यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड ही है। जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगा, जो मेंबर्स होंगे, अगर कुछ पैसा घट गया तब मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे।
वहाँ पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब आते हैं टाइप्स में। सबसे पहला है ओपीसी। सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन है ओपीसी। ओपीसी में क्या है? ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक मेंबर है, सिर्फ एक मेंबर, ठीक है। और वो मेंबर कैसा होना चाहिए? सबसे पहला वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। तुम इंडियन के नागरिक हो? हाँ हो। क्या तुम ओपीसी खोल सकते हो? हाँ खोल सकते हो। मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैं ओपीसी खोल सकता हूँ? खोल सकता हूँ। बट कोई अगर पाकिस्तान का नागरिक है वो ओपीसी खोलना चाहे तो खोल सकता है, इंडिया में नहीं खोल सकता। दूसरा, नेचुरल पर्सन, जिंदा आदमी होना चाहिए, यानी एक बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकता। रिलायंस चाहे तो ओपीसी नहीं खोल सकता, बट मुकेश अंबानी चाहे तो ओपीसी खोल सकते हैं। फिर ये दो कंपलसरी है। एंड तीसरा केस पे ध्यान देना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तुम रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इंडिया में रेसिडेंट होना ना होना इसमें ओपीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 120 दिन प्रीवियस ईयर में तुमको इंडिया में रहना होगा। 120 डेज इंडिया में रहने से तुम ये नहीं बन जाओगे, रेसिडेंट नहीं बन जाओगे, क्योंकि रेसिडेंट बनने के लिए टैक्स में कितने डे हैं? 182 डे है। बट यहाँ 120 दिन तुम्हें रहना होगा, ये कंपलसरी है। इससे तुम रेसिडेंट नहीं बन रहे हो, यानी रेसिडेंट होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। बट पिछले साल तुमको 120 दिन इंडिया में रिसाइड करना होगा, बस इतना सा बात। 3 क्राइटेरिया, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जिंदा आदमी होना चाहिए, 120 दिन पिछले साल इंडिया में रहना चाहिए, एंड तीसरा ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या हम और तुम ओपीसी खोल सकते हैं? देखो तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। क्या हम इंडियन सिटीजन हैं? हाँ हैं। क्या हम लोग पिछले साल 120 दिन इंडिया में रहे? भाई दिन भर तो इंडिया में ही रहे, दिन रात घर पे ही पड़े रहते हैं। एंड तीसरा, क्या हम लोग नेचुरल पर्सन हैं? क्या हम लोग जिंदा आदमी हैं? बिल्कुल हम लोग जिंदा आदमी हैं। तो क्या हम लोग ओपीसी खोल सकते हैं? हाँ खोल सकते हैं। कल तुम खोल लेना, आज हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़, माइनर नहीं खोल सकता ओपीसी, ये बात ध्यान रखना, माइनर कभी भी ओपीसी नहीं खोल सकता। अब एक पर्सन अपने लाइफ में, मैं आयुष कुमार घोष अपने ज़िंदगी में एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ और एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूँ। यानी कि मैं आयुष घोष अपना एक ओपीसी खोला, एकेजी ओपीसी, ठीक है, उसका मैं मेंबर हूँ। एंड दूसरा है मेरी नेहा शर्मा का एक ओपीसी है, उसमें मैं नॉमिनी हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। बट नेहा के ओपीसी में भी मैं नॉमिनी हूँ, मेरे एक दोस्त के ओपीसी में भी मैं नॉमिनी हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। यानी एक समय पे एक में नॉमिनी और एक में मेंबर होऊंगा, बस सिंपल बात है। अब ये जो है कंपनी ओपीसी में तुमको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, जो अगर मेंबर इनकैपेसिएट हो जाता है, मर जाता है, तो वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। ये नॉमिनी का भी क्राइटेरिया सेम है, यानी उसको भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया में रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट 120 दिन पिछले साल इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो नॉमिनी अपना कंसेंट देगा, जो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद एक ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता या उसके जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। अदर प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहे तो ईजिली कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी। ये ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर मैं करवा रहा हूँ, देख लो। ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, और लॉन्ग नोट्स भी ऑलरेडी डले हुए हैं, तो उसका टेंशन तुम मत लो। अब आर्टिकल प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है। प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी है? अगर आर्टिकल में ये 3 बातें किसी कंपनी का लिखा है तो उसको हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि भाई वो प्राइवेट कंपनी है। कौन सी 3 बातें? सबसे पहला, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए शेयर के ट्रांसफ़र पे। शेयर जो है ईजिली ट्रांसफ़र ना हो सके, यानी रिस्ट्रिक्शन हो। रिस्ट्रिक्शन अगर आर्टिकल लगा के रखा है कि शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या हम उसे प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं? भाई बोल सकते हैं, बट हमें और भी चीज़ पढ़ना है। दूसरा, प्रोहिबिट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स, यानी कि हम पब्लिक से पैसा मंगवा ही नहीं सकते अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, सिंपल सा बात है। एंड तीसरा, ओपीसी को छोड़ के मैक्सिमम मेंबर 200 होना चाहिए। यानी ये 3 चीज़ अगर आर्टिकल में लिखा है किसी कंपनी के, तो हम उसको बोलेंगे कि तू प्राइवेट कंपनी है। कौन कौन सी 3 बात? सबसे पहला कि शेयर के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, पब्लिक से हम लोग पैसा ही नहीं मंगवा सकते, प्रोहिबिशन होना चाहिए, और तीसरा, ओपीसी को छोड़कर मैक्सिमम मेंबर का लिमिट कितना होना चाहिए? 200। अब इस 200 के लिमिट में एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं है। कैसे? मान लो कोई एम्प्लॉय है, सपोज करो मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ और उन्होंने मेरे को शेयर दिया,
तो क्या ये 200 के लिमिट में मैं काउंट होऊंगा? द आंसर इज नो, मैं काउंट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूं और मेरे को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर शेयर मिला है। दूसरा, मेरे को शेयर मिला, दूसरे दिन मैंने कंपनी छोड़ दिया, बट मैंने शेयर अभी तक अपने पास रखा है, तो क्या मैं अभी भी काउंट होऊंगा 200 के लिमिट में कंपनी छोड़ने के बाद? द आंसर इज नो, मैं एक्स एम्प्लॉय भले हूं, बट अगर मैंने शेयर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर रिसीव किया है एंड उसको होल्ड किया है, कंटिन्यू अभी तक होल्ड करके रखा है, तो उस सिचुएशन में मैं 200 के लिमिट में इसमें 200 में आऊंगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखना। अब मान लो मैंने कंपनी छोड़ा, मेरे पास शेयर था रिलायंस का, वो मैंने बेच दिया, किसी को बेच दिया, एंड बेचने के बाद दोबारा मैंने खरीदा, तो क्या मैं वो 200 के लिमिट में आऊँगा? द आंसर इज यस, मैं आऊँगा, क्योंकि अब जो शेयर मैंने खरीदा है वो मेरे को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे थोड़ी मिला है। समझ रहे हो बात को? एक और चीज़, कोई ज्वाइंट होल्डर है, सपोज करो मैं और नेहा मिलकर एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें हम दोनों को क्या 2 काउंट किया जाएगा? नहीं, हम दोनों तो हमेशा से एक है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। क्या खतरनाक डिफिनेशन है बुक में। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। यही डिफिनेशन तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा। क्या मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसके साथ तुम्हें फीचर्स लिखना होगा। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट कंपनी के, बस उनको उनके फीचर्स डाल देना, पब्लिक कंपनी का हो जाएगा। फिर स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ पार नहीं किया है और टर्नओवर पिछले साल 40 करोड़ पार नहीं किया है, ऐसी कंपनी है। मैंने AKG कंपनी खोली है, ठीक है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ पार नहीं किया, सपोज करो 2 करोड़ है, और पिछले साल टर्नओवर मेरा मान लो 1 करोड़ था, 40 करोड़ पार नहीं किया है, तो क्या मैं स्मॉल कंपनी हूँ? द आंसर इज यस, मैं स्मॉल कंपनी हूँ। मैं नहीं, मतलब मेरी जो कंपनी मैंने खोला वो स्मॉल कंपनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ है एक्सेप्शन, जो कि स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकते। सेक्शन 2 क्लॉज 46 और 2 क्लॉज 87, ये कौन सी कंपनी है? 2 क्लॉज 46 है होल्डिंग कंपनी, 87 है सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी यानी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी और स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई हुई कंपनी, जैसे कि ICAI, ICSI, ऐसी कोई भी कंपनी है, यानी कोई भी पार्लियामेंट में एक्ट से बनी है, या कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, या सेक्शन 8 कंपनी है, तो वो स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती है। भले ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दे, तब भी वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ये एक्सेप्शन है। मेरे को एक बच्चे ने क्या तो नाम है भाई, उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, उसने मेरे को भाई लिटरली इसमें परेशान कर दिया था। मेरे आंसर शीट में मैंने ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट नहीं लिखा था, एंड वो इसलिए मेरे को कम मार्क्स मिला था उस वाले आंसर में। वो बोल रहा था कि भाई आपने तो सब कुछ लिखा फिर भी आपको कम मार्क्स मिला। चलो कोई नहीं, देख लो, ये एक्सेप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर स्मॉल कंपनी का डिफिनेशन आएगा तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई मार्क्स कम मिलेंगे मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल के बेसिस पे। सबसे पहला होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। होल्डिंग कंपनी कैसी कंपनी है भाई? जिसके 1 से 2 सब्सिडरी कंपनी है, बस। हाँ बस, मेन तो डिफिनेशन सब्सिडरी पे है। सब्सिडरी कंपनी कौन है? देखो, जब एक होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनी में मोर देन 1/2 वोटिंग पावर कंट्रोल करे। मोर देन 1/2 क्या होता है? 50% से ज़्यादा। 50% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में एक कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो भाई तुमको लग नहीं रहा है अगर कोई डिसीजन होगा तो भाई जो होल्ड कर रहा है वही कंपनी इन्फ्लुएंस करके जीतेगी। सपोज करो ये मेरी AKG कंपनी है, AKG कंपनी, ठीक है, और ये है कोई LMN कंपनी, ठीक है, इसमें मैं होल्ड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी होल्ड कर रही है 50.8%। 1/2 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो भाई अगर कोई भी डिसीजन होगा तुमको लगता नहीं है कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि भाई उधर कितने बचे? उधर 49% कुछ समथिंग बचा। बहुमत किसके पास आएगा? मेरे पास। तो इसलिए भाई जो भी कंट्रोल है देखा जाए वो LMN कंपनी का तो मेरे ही पास है, AKG कंपनी के पास। तो AKG कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इसके पास एक सब्सिडरी कंपनी है, एंड LMN कंपनी बन जाएगी AKG कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। दूसरा, या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, या और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, या तो मैं किसी कंपनी का मोर देन 1/2 वोटिंग पावर होल्ड कर रहा हूँ, या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो है मैं किसी कंपनी का कंट्रोल कर रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6। एसोसिएट कंपनी कैसी कंपनी हुई? एसोसिएट कंपनी एक सिंपल में बता देता हूं,
एक कंपनी जब दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो होल्ड करे। यहाँ देखो, यहाँ मोर देन मैं कर रहा था, 50% से मैंने जैसे ज़्यादा होल्ड किया मैं सब्सिडरी बना दी, मैंने अपनी एक कंपनी को सब्सिडरी बना दिया। एसोसिएट कंपनी क्या बोलता है, एक कंपनी, सपोज करो एक कंपनी है एकेजी लिमिटेड, वो जी लिमिटेड में 20% से लेकर 50% तक कितना भी परसेंट होल्ड करे, मैं एकेजी लिमिटेड जी लिमिटेड की एसोसिएट मानी जाएगी। याद रखना ये 50% तक है, यानी इसमें जॉइंट वेंचर इंक्लूड है, बट जैसे 50% से आगे बढ़ेगा एकेजी लिमिटेड बन जाएगी होल्डिंग कंपनी और जी लिमिटेड बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कैपिटल के बेसिस पे। देखो सिंपल है, लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, बस। उसके बाद अब आते हैं अदर कंपनीज पे। अदर कंपनी में सबसे पहला कंपनी आता है गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइन है। एकदम सिंपल है, कोई कंपनी जिसमें 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी होल्ड कर रही है, तो वैसी कंपनी को हम लोग कैसी कंपनी बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों मिलकर भी होल्ड करेगी तो भी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। फिर फॉरेन कंपनी सिंपल है, कोई कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में बिजनेस कर रही है किसी भी तरह, इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है, फिजिकल मोड में स्टैब्लिश होकर कर रही है, एजेंट से करवा रही है, भाई कैसे भी बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, बस बात खत्म, तुम फॉरेन कंपनी हो। सेक्शन 8 कंपनी, इसमें बहुत मटेरियल है, अच्छे से समझना। सेक्शन 8 कंपनी हमेशा चैरिटेबल पर्पस के लिए बनता है, यानी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, यानी उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो डिविडेंड नहीं देते हैं, वो अपने प्रॉफिट का यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने में। इनको लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उस लाइसेंस का पता है पावर क्या है, ये इसको अपने नाम के पीछे ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है ना लिमिटेड लगाना पड़ता है उस लाइसेंस के मदद के कारण। और उसके बाद ये जनरल मीटिंग 14 दिन में बुला सकता है इंस्टेड ऑफ 21 डे के क्लियर नोटिस पे। बट दिक्कत कहाँ आती है, मान लो ये अपना ऑब्जेक्टिव वायलेट कर देता है या कोई एक्ट करता है, फ्रॉड कर रहा है, मैंने कंपनी बनाया और मैं फ्रॉड कर रहा हूँ कंपनी बना के, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रहा हूँ, या पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, तो भैया मेरा लाइसेंस कर दिया जाएगा, यानी एनपीओ का लाइसेंस कर दिया जाएगा रिवोक करके ये भेजा जाएगा एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या हुआ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनी के रिलेटेड जो भी मैटर होता है उनसे डील करता है। ये क्या बोलेगा, देखो सिंपल लॉजिक है, ये बोलेगा देख या तो कंपनी वाइंड अप कर दे, या कोई दूसरी कंपनी है जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मिला देगा। यानी कि मैंने सेक्शन 8 कंपनी ने अगर कुछ एक्ट गलत किया, अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया, या पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर कोई काम किया, तो पहले तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लाइसेंस जो इसको पावर दे रहा था कि इसको नाम के पीछे नहीं लगाना है, वो लाइसेंस ही रिवोक हो गया, तो इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगेगा। फिर इसको एनसीएलटी भेजा जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वहाँ एनसीएलटी या तो उसको वाइंड अप कर देगा या फिर ऑर्डर देगा दूसरा सेम ऑब्जेक्टिव का अगर कोई एनपीओ उसके साथ मिला देगा, एमलगेमेट कर देगा, और पेनल्टी भी लगेगा भैया। पेनल्टी के साथ साथ फ्रॉड अगर किए हो, फ्रॉड का केस में, इस वाले केस में तुम पे सेक्शन 447 लगेगा, और इसमें ये लग गया तो भैया जेल जाना निश्चित है तुम्हारा। ठीक है, अब पीएफआई पे आते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है, देखो ये होता है कोई कंपनी जिसमें 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड कर रहा है, और वो स्पेशल एक्ट से बना है या कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, नॉर्मल केस है, इसी को पीएफआई बोलते हैं। कुछ पीएफआई जो कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई हुए हैं, एलआईसी, आईडीएफसीएल, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है आरबीआई की कंसल्टेंसी के मदद से, तो वैसे कंपनी को हम लोग पीएफआई बोलते हैं।
फिर आता है डोरमेंट कंपनी। पहली बात तो डोरमेंट कोई कंपनी नहीं, ये एक स्टेटस है जो कि ऑब्टेन कर सकता है कि इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी कैसा हुआ? जो कि ना ही कोई बिजनेस कर रहा है, ना ही उसने कोई एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया पिछले 2 सालों में, और ना ही उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया पिछले 2 सालों में, और है यानी इन तीनों में से कुछ नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव कंपनी। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ? दुनिया में जितने ट्रांजैक्शन हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैं, बस इन 4 को छोड़ के। कौन कौन? सबसे पहला, रजिस्ट्रार को कोई पेमेंट हुआ, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। फिर कोई कंप्लायंस के लिए पेमेंट हुआ, शेयर्स अलॉटमेंट हुआ इस एक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए, और ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोई खर्चा है, तो ये सबको छोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई खर्चा करेगा तब तो वो इनएक्टिव कंपनी है ही नहीं। बट अगर ये 4 खर्चा कर रहा है और कुछ फाइल वगैरह भी नहीं कर रहा, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा, तो इनएक्टिव कंपनी है, वो अप्लाई कर सकता है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस के लिए। फिर एक निधि कंपनी आता है, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनता है, और ये बनता ही एक मोटिव से कि इसके मेंबर के बीच में सेविंग का हैबिट को डेवलप करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं प्रमोटर। सेक्शन 2 क्लॉज 69 डिफाइन करता है प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? एक ऐसा आदमी जिसका नाम एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में किसी का नाम है, या फिर वो कंपनी का अफेयर्स कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है। इन तीनों में से वो अगर वो कुछ भी कर रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के हिसाब से वो प्रमोटर हो गया। बस एक चीज़ याद रखना, वो कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम ना कर रहा हो, यानी एक चीज़ को सीए को हायर ही किया गया ये सब करने के लिए और वो ये काम कर रहा है, तो भाई वो उसको प्रमोटर नहीं बोलेंगे। ठीक है। फिर एक सेक्शन 3 आता है, वो बोलता है कंपनी हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए बनेगा, एंड बनने के लिए तुम्हें ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगा? देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए तुम्हें रजिस्ट्रार को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे? यहाँ देखो लिखा हुआ है। सबसे पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जाएगा, फिर एक डिक्लेरेशन जाएगा, या तो सीए दे दे या सीएस दे दे, सीएमए दे दे, एडवोकेट दे दे, कोई भी, और उसके साथ एक पर्सन जाएगा जिसका नाम है आर्टिकल में, उसका भी डिक्लेरेशन। 2 डिक्लेरेशन जा रहे हैं यहाँ, एक सीए सीएस सीएमए एडवोकेट के द्वारा डिक्लेरेशन जा रहा है, और एक पर्सन जिसका नाम है आर्टिकल में उसके द्वारा डिक्लेरेशन जा रहा है कि भाई जो भी इस एक्ट के रिक्वायरमेंट है हमने फुलफिल किया है। फिर उसके बाद जो मेंबर सब्सक्राइबर हैं एमओए के, उनके साथ भी एक डिक्लेरेशन जाएगा, वो भी एक डिक्लेरेशन देंगे। आर्टिकल में जो पर्सन का नाम है वो डिक्लेरेशन दे रहा है, सीएससीएससीएम में कोई एक जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंगेज है वो डिक्लेरेशन दे रहा है, और फिर जो सब्सक्राइबर है एमओए जिसने साइन किया है वो एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि उन्होंने कोई ऑफेंस या फ्रॉड नहीं किया है लास्ट 5 सालों में कंपनी के फॉर्मेशन या प्रमोशन के रिलेटेड। ठीक है। और उसके बाद फिर वो ये देखो एड्रेस भेजेंगे, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस देंगे। उसके बाद पार्टिकुलर्स देंगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके नेम, डिटेल, एड्रेस, सब कुछ, जितने भी एओए के सब्सक्राइबर हैं उनका नाम, सब कुछ डिटेल वगैरह। एंड लास्ट कोई डायरेक्टर इंटरेस्ट है, यानी एक डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी काम कर रहा है तो अगर वो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, तो वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा। ये सब फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार इसको सीधा एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। अगर उसको सब कुछ सही लगा तो वो भैया कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू कर देगा, कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। अगर उसको गलत मिला, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 447 तुम पे लग जाएगा, जेल पक्का है भाई, जेल तो पक्का है। अब मान लो एग्जामिन करने टाइम तुमको रजिस्ट्रार को नहीं पता चला कि भाई इसमें गलती है कुछ, उसको पता कब चला? उसको पता चला जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो भैया ऑफिसर पे तो सेक्शन 447 लगना ही लगना है। कंपनी को एनसीएलटी भेज दिया जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद या तो वाइंड अप करवा देगा, या कंपनी का नाम ही रिमूव कर देगा, या मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, या मैनेजमेंट ही चेंज कर देगा। जो सही लगेगा एनसीएलटी को वो ये काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ एक सेक्शन 9 आता है, वो समझो। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है वो बताता है। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, कंपनी के पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आ गया, कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन हो गया, यानी जितने बॉडी कॉर्पोरेट फीचर्स वाले काम है, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जैसा आप काम कर सकता है, एसेट एक्वायर कर सकता है, यही इफेक्ट हुआ। और क्या? सेक्शन 10 एक आता है एमओए। जैसे ही रजिस्टर होगा, एमओए एओए रजिस्टर होगा, तो माना जाता है कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा और
इसमें केस स्टडी है CS एग्जीक्यूटिव एंड CA इंटर में, वो अभी मैं क्यों ही बताऊं तुम्हें। चलो तुम ऐसा समझ लो कि MOA जैसे रजिस्टर हो गया तो वो बाइंड कर देगा कंपनी और मेंबर्स को, ठीक है, बस ऐसा समझ लो। उसमें बहुत सारे केस स्टडी एंड बहुत मटेरियल है जो तुम्हें अभी पढ़ना नहीं होगा, CS एग्जीक्यूटिव में है, ठीक है। उसके बाद MOA आता है सेक्शन 4। MOA क्या होता है भाई, ये ऑब्जेक्ट बताता है, यानी कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, इसके बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकता है। इसमें कंटेंट क्या क्या रहता है, यानी MOA में क्या क्या रहता है, सबसे पहला नेम रहता है, फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज रहता है, एक लाइबिलिटी क्लॉज रहता है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है जो ऑब्जेक्टिव बताता है, एसोसिएशन क्लॉज रहता है, कैपिटल क्लॉज बताता है, यानी ये सब कुछ डिटेल बताता है कंपनी का, ठीक है। अब ये सब अगर तुमको पढ़ना है डिफिनेशन, भाई मैंने हैंड रिटन नोट्स इन डिटेल बनाया हुआ है कंपनीज एक्ट का, टेलीग्राम का लिंक वहाँ नीचे ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं भेज दूंगा, भेजा हुआ ही है, भेज दूंगा क्या। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 आता है, ये कंपनी के बाय लॉ है, ये इंटरनल रेगुलेशन में मदद करता है। मेमोरेंडम आउटसाइडर से डील करता है, ये इंटरनल रेगुलेशन में डील करता है। इसमें एक इनरिचमेंट प्रोविज़न होता है, ये प्रोविज़न क्या है भाई, ये एक सिंपल प्रोविज़न बोलता है कि अगर ये प्रोविज़न आर्टिकल में है तो अगर आर्टिकल ऑल्टर होगा तो टर्म्स और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले होंगे, यानी कम नहीं कर सकते हम कोई टर्म्स को, कोई उस टर्म को बढ़ा सकते। सपोज करो वर्किंग आवर, एक कंपनी में वर्किंग आवर है 6 घंटा, तो अगर हम ऑल्टर करेंगे आर्टिकल तो उस 6 घंटा को हम 5 नहीं कर सकते, हमें बढ़ाना ही होगा, यही इनरिचमेंट प्रोविज़न बोलता है, ठीक है। फिर सेक्शन 43 बात करता है शेयर्स के बारे में। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी, एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर वैसे शेयर जिनको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड पेमेंट और कैपिटल रीपेमेंट के टाइम में। सेक्शन 44 बोलता है कि शेयर्स मूवेबल होते हैं। सेक्शन 45 बोलता है कि शेयर्स को एक डिस्ट्रिक्ट नंबर दिया जाता है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आते हैं 3 डॉक्ट्रीन एंड तुम्हारा कंपनीज एक्ट हो जाएगा खत्म। डॉक्ट्रीन, सबसे पहला डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर, नहीं, सबसे पहला डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये क्या बोलता है, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट लिखा है, अगर इसके बाहर जाकर कंपनी परफॉर्म कर रहा है तो भाई वो ट्रांजैक्शन ही वॉइड है, यानी उस पर केस हो ही नहीं सकता। ना ही कंपनी केस कर सकता है, ना ही कंपनी आउटसाइडर केस कर सकता है, वॉइड होगा। कोई मनी अगर एक्सपेंड हो गया तो वो वापस रिकवर नहीं हो सकता। कोई प्रॉपर्टी अगर एक्वायर किया है कंपनी तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये क्या बोलता है, MOA OA सब कुछ एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो हर आदमी जो कंपनी से डील कर रहा है उसको ये सब पढ़ना पड़ेगा। मैं अगर रिलायंस से डील कर रहा हूँ तो मेरे को रिलायंस का MOA OA पढ़ना होगा कि भाई रिलायंस वो काम कर सकता भी है कि नहीं जो मैं काम उसे दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ता तो मेरी गलती है, कंपनी लायबल नहीं होगी, कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेक्शन 399 भी यही सेम बात बोलता है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है, मान लो मैंने रिलायंस का सब कुछ पढ़ा, एक पर्सन ने MOA OA सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, बट फिर भी उसको लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंटरनल में मिसमैनेजमेंट है, रिलायंस के अंदर में कुछ गड़बड़ी है। तो क्या मैं अंदर की बात जान सकता हूँ भाई, मैं अंदर की बात कैसे जान सकता हूँ, मैं तो वो जान सकता हूँ ना जो कंपनी बताएगा मेरे को, या जो पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो मैं जान सकता हूँ, बट अंदर की बात मैं कैसे जानूंगा। तो उस सिचुएशन में एक सिंपल बात बोलता है कि भैया लॉ आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा अगर इंटरनल में कोई इरेगुलरिटीज़ होंगे, मिसमैनेजमेंट होंगे। इसमें एक फेमस केस लॉ है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, फेमस टर्कॉन रूल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, जब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कब कब, जब नॉलेज ऑफ फ्रॉड, मेरे को पता है उस कंपनी में के अंदर मिसमैनेजमेंट है फिर भी मैं डील कर रहा हूँ, तो भैया लॉ बोलेगा तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। दूसरा सस्पिशन, मेरे को पता है कि उस कंपनी में, पता नहीं है, मेरे को शक है कि भाई उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है एंड मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को पता करने की, तो कंपनी डॉक्ट्रिन तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लास्ट फॉर्जरी, भाई ऑफिशियल फ्रॉड किया, इसमें कंपनी कैसे लायबल होगा, ऑफिशियल ने गलती किया उसको पकड़ेगा। यहाँ पर तुम्हारा कंपनीज एक्ट खत्म होता है 21 मार्क्स का। चलो अब LLP पे आते हैं। LLP एक्ट 2008, ये 6 मार्क्स का आता है। देखो इसमें 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल होते हैं। सबसे पहला शेड्यूल क्या बात करता है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर का क्या क्या राइट होगा, ड्यूटी होगा LLP में, वो बात करता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 बात करता है कि एक पार्टनरशिप LLP में कैसे कन्वर्ट होगा। शेड्यूल 3 बात करता है कि एक प्राइवेट कंपनी LLP में कैसे कन्वर्ट होगा, और चौथा बात करता है एक पब्लिक कंपनी LLP में कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब
जैसे हम लोग समझते हैं कि एलएलपी आया क्यों। सबसे पहला इसको आने का रीज़न एक ही है कि सरकार को एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए था, इसलिए सरकार ने एलएलपी एक्ट को लाया, जिसमें गुड फीचर्स डाले पार्टनरशिप के और गुड फीचर्स डाले कंपनी के, एज सिंपल एज दैट। और उसमें 81 सेक्शन 4 शेड्यूल जो ये बातें बोलता है। अब व्हाट इज़ एन एलएलपी? देखो, एलएलपी एक न्यू फॉर्म है लीगल बिजनेस करने का, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है, यानी एक अलग तरीका है। कंपनी और पार्टनरशिप का अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसमें। पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ये फीचर किससे लिया गया है? कंपनी से लिया गया है। एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड है एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स से, यानी कि एलएलपी अपने लायबिलिटी के लिए लायबल होगा। भाई ये क्या था? कंपनी एलएलपी जो है अपने डेब्ट्स के लिए लायबल होगा एसेट्स के लिए, ठीक है। अरे मतलब जितना एसेट्स है उतना के लिए वो लायबल होगा, वो अपना एसेट बेच के भी लायबिलिटी चुकाएगा, नॉर्मल कंपनी वाला बात है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, यानी एग्रीमेंट से जो है ये चेंज होगा, यानी कंपनी चलेगा किससे? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। ये फीचर पार्टनरशिप से उठ के आया, यानी गुड फीचर्स ऐड हुए हैं। फीचर्स में देखो क्या क्या है। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट है तो कम एलएलपी के पास परपेचुअल सक्सेशन होगा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा। इसके पास भी एक कॉमन सील है, बट अब वो ऑप्शनल नहीं है, अब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिलके कॉमन सील वाला काम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर एलएलपी एग्रीमेंट है जिसका आंसर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। सिंपल बात है भाई, एडवांटेज में क्या है? इजी टू फॉर्म है, बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और इजी टू डिसॉल्व है। अब फॉरेन एलएलपी एक आता है। देखो, मान लो रसिया का में कोई एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसका बिजनेस कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी वाला हिट, सेम बात। अब क्या एक फॉरेन एलएलपी इंडिया के एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज यस, बन सकता है। अब डिफिनेशन में देखो, सारे डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो हैं वो मैं बता देता हूँ। एक बॉडी कॉर्पोरेट में कोई भी एलएलपी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, फ़र्क नहीं पड़ता है, सब बॉडी कॉर्पोरेट में आता है। बस कौन बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं है? तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बॉडी कॉर्पोरेट के पार्ट नहीं है। फिर फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर एंड कब से होता है? 1 अप्रैल 2024 में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो एक एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका ईयर एंड 31 मार्च को तो होगा, बट 2025 नहीं 2026, उसको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा काम करने के लिए। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक एलएलपी 30 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई तो भैया उसका ईयर एंड होगा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, ठीक है। अब स्मॉल एलएलपी कौन सा एलएलपी हुआ? देखो, स्मॉल एलएलपी एक एलएलपी ऐसा हुआ जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और टर्नओवर 40 लाख से कम है। दोनों होना चाहिए, ऐड मैंने लिखा है। यानी एक स्मॉल एलएलपी एक ऐसी एलएलपी है जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और टर्नओवर जो है 40 लाख से कम है। यहाँ तक क्लियर है। सेक्शन 4 IPA 1932 अप्लाई नहीं होता है, यानी सेक्शन 4 एक सिंपल, एक सेक्शन 3 भी आता है। सेक्शन 3 बोलता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन 4 बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी प्रोविज़न एलएलपी पे लायबल नहीं, अप्लाई ही नहीं होंगे, ठीक है। सेक्शन 5 बताता है कि पार्टनर कौन कौन बन सकता है। देखो, कोई इंडिविजुअल, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पार्टनर बन सकता है, बस इनको छोड़कर। कोई अगर पागल इंसान है तुम लोगों जैसा तो वो एलएलपी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता, उसका पार्टनर नहीं बन सकता। कोई इंसॉल्वेंट है या कोई इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये सब पार्टनर नहीं बन सकते। हाँ, माइनर बन सकता है, द आंसर इज नो, नहीं बन सकता। भले ये मॉड्यूल में नहीं लिखा है बट मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, एग्जाम में आए तो बस तुम ये 3 पॉइंट लिखना, ठीक है। माइनर वाला पॉइंट नहीं लिखना। फिर सेक्शन 6 बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। एक एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर 2 से कम हुआ तो 6 महीने का टाइम मिलता है एग्जिटिंग पार्टनर को, नया पार्टनर खोज के लाओ और उसको अपॉइंट करो। अगर वो नहीं लाता है 6 महीना तक और उसको ये बात पता है कि वो अकेला चला रहा है एलएलपी, तो 6 महीने बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए वो लायबल होगा पर्सनली।
बस यही बात बोलता है सेक्शन 6। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बात करता है कि एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह सेक्शन 7 में एलएलपी में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जो कि मिनिमम 2 होना चाहिए। ये एलएलपी को चलाते हैं। अब ये इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जिंदा होना चाहिए, सांसें लेना चाहिए, सांसें। और उसमें एक जो है रेसिडेंट होना चाहिए। क्या दोनों रेसिडेंट होंगे तो चलेगा? भाई चलेगा, एक हमको चाहिए। ऐसा कोई एलएलपी नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट है ही नहीं, ये नहीं, कम से कम एक रेसिडेंट चलेगा। ठीक है, रेसिडेंट होने के लिए, इसमें रेसिडेंट होने के लिए 120 दिन इंडिया में रहना होगा। इस एक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एलएलपी में रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग, प्रीवियस नहीं, ड्यूरिंग, इसी साल 120 दिन इंडिया में अगर कोई आदमी रह रहा है तो उसको हम लोग रेसिडेंट मानेंगे इसी साल। ये बात ध्यान रखना, ये बात प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिख के मत आ जाना। ठीक है, उसके बाद एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, सिंपल लॉजिक है। एंड दूसरा बात, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो, एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि मान लो एक एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होने चाहिए। अब मान लो एक एलएलपी को 2 बॉडी कॉर्पोरेट ने फॉर्म किया है, तो भाई वो इंडिविजुअल आदमी कहाँ से लाएगा, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल ही बन सकते हैं। उस सिचुएशन में कहा जाता है या तो 2 नए इंडिविजुअल अपॉइंट करके उनको डीपी बना दो, या फिर जो कंपनी यानी जो बॉडी कॉर्पोरेट है उनके नॉमिनी तो होंगे, उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो। यानी अगर एक एलएलपी रिलायंस और टाटा मिलकर फॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों कहाँ से लाएंगे डीपी? एक इंडिविजुअल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, या तो नए पार्टनर्स को अपॉइंट कर ले, मेरे और नेहा को अपॉइंट कर लेंगे और हम ही दोनों को डीपी बना देंगे, या वो क्या कर सकते हैं, उनके जो नॉमिनी होंगे उनको डीपी बना देंगे। सिंपल बात है। अब आता है सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे पहले 2 आदमी चाहिए। लॉफुल बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट के मोटिव से सब्सक्राइब करेंगे एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और फिर इसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे। बस सब्सक्राइब हो जाएगा, तो मतलब तुम्हारा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जाएगा क्या क्या वो समझो। एक डिक्लेरेशन जाएगा सीए सीएससीएम में एडवोकेट के साथ, एडवोकेट का जो कि इंगेज है फॉर्मेशन में कंपनी का। कुछ जाना पहचाना लग रहा है भाई, कंपनी वाली ही बातें हैं। और एक डिक्लेरेशन जाएगा कोई एक सब्सक्राइबर के द्वारा कि भाई इस एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल किए हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्या क्या होगा। एलएलपी का नाम, उसका बिजनेस, उसका एड्रेस, पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस, और कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार मांगे वो दे देना। अब मान लो मैंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट गलत फाइल किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाइल किया, कंपनी वाली बात, तो भैया जेल हो सकती है अप टू 2 ईयर, और पेनल्टी भी लग सकता है 10,000 से 5 लाख तक। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बोलता है, जैसे ही रजिस्ट्रार को सेक्शन 11 के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिले, रजिस्ट्रार उसको एग्जामिन करेगा, सब कुछ सही है, 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा एलएलपी को। वो सर्टिफिकेट उसका कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 रजिस्टर ऑफिस के बारे में बात करता है कि हर एक एलएलपी के पास एक रजिस्टर ऑफिस होता है जहां पर सब कुछ बातें वगैरह होती है, कुछ नोटिस वगैरह भेजना होता है तो सब वहां भेजा जाता है। ये रजिस्टर ऑफिस वो कभी भी चेंज कर सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही एक एलएलपी अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करे उसको ये बात रजिस्ट्रार को बताना होगा। अगर नहीं बताता है तो भैया 500 रुपये पर डे, एलएलपी और जो पार्टनर इसमें डिफ़ॉल्ट में शामिल है उन पे 500 पर डे लगेगा जब तक वो नहीं बताएंगे। कब कितना, मैक्सिमम 50,000। भाई पेनल्टी खूब लेते हैं। सेक्शन 14 इफेक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसका इफेक्ट क्या है। अब वो स्यू कर सकता है किसी पे, उस पर भी स्यू हो सकता है। उसके पास कॉमन सील आ जाएगा अगर ऑप्ट करना चाहे तो, अब तो ऑप्शनल है। एसेट एक्वायर कर सकता है, लायबिलिटी इंकर कर सकता है अपने नाम पे, और डूइंग एंड सफरिंग अंडर अदर एक्ट। इसमें क्या, मान लो इनकम टैक्स बोलता है कि एलएलपी को इतना इनकम टैक्स देना होगा, तो एलएलपी क्या बोलेगा कि भाई मेरे एक्ट में तो नहीं लिखा है कि मैं कोई टैक्स दूंगा, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो इनकम टैक्स बोलेगा भाई देख अब तू बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट पे मैंने लगाया ना,
तो अब तू डूइंग एंड सफरिंग अंडर अदर एक्ट, यानी जो जो एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा तेरे को उससे कंपाइल करना होगा। सिंपल सा बात है। 15 सेक्शन 15 नेम के बारे में बात करता है, यानी एलएलपी का नाम के पीछे एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना कंपलसरी है, ठीक है। और एलएलपी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल नहीं, उल्टा सीधा नाम नहीं रख सकते, या आइडेंटिकल टू अदर कंपनी और एलएलपी, कोई दूसरे कंपनी या एलएलपी के सिमिलर नाम नहीं रख सकते। सपोज करो मेरी एक एलएलपी है एकेजी एलएलपी, और एक नई एलएलपी किसी ने खोला वो लिखा है एकेजी एलएलपी, तो भाई ये आइडेंटिकल हो गया, तो ये नहीं ओपन हो सकता, ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है और मेरे नाम से ये आइडेंटिकल है, ठीक है। अब सेक्शन 16 बात करता है कि एक एलएलपी रजिस्ट्रार के पास जा सकता है अपना नाम रिजर्व करने के लिए। नाम क्यों रिजर्व करवाता है, देखो भाई नाम रिजर्व करवाता है, मान लो मैंने अपना नाम एकेजी एलएलपी रखा, अब मैं जब तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहा हूँ उससे पहले किसी ने जाकर नाम सबमिट कर दिया तो एकेजी एलएलपी, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए एक एलएलपी क्या करता है अपना नाम रिजर्व करवा लेता है कि भाई जब तक यहाँ डॉक्यूमेंट का काम सब होगा तब तक भाई नाम रिजर्व रहेगा, कोई वो नाम ले नहीं सकता है। तो रजिस्ट्रार के पास मैं नाम रिजर्व करवा सकता हूँ। रजिस्ट्रार जो है उसको चेक करेगा कि भाई ये नाम कहीं सेक्शन 15 से कॉन्ट्रावेन तो नहीं करा, यानी कुछ गलत शब्द तो नहीं है नाम में। अगर सब कुछ सही रहा तो रजिस्ट्रार मेरे नाम जो मैंने नाम दिया है वो 3 महीने के लिए रिजर्व कर देगा, यानी वो 3 महीने तक कोई उस नाम को यूज़ नहीं कर सकता। अब ये जो नाम मैं दूंगा ये एग्जिटिंग एलएलपी भी दे सकता है, प्रपोज्ड एलएलपी भी दे सकता है, यानी कि जो एलएलपी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है उसको अपना नाम बदलना है तो वो भी ये चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, और कोई नया एलएलपी है तो भाई वो भी अप्लाई कर सकता है। लास्ट सेक्शन तुम्हारा एलएलपी खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो एक एकेजी एलएलपी है, वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 1 जनवरी 2024 को। एक नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ एकेजी एलएलपी, इसमें सारे लेटर शॉर्ट थे, वो इनकॉर्पोरेट हुआ 1 जनवरी 2025 को। तो पहला कौन इनकॉर्पोरेट हुआ, बड़ी कैपिटल वाली एकेजी, ठीक है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि भाई ये एकेजी एलएलपी को पता चलता है कि ये एकेजी का एलएलपी का जो नाम है ये तो आइडेंटिकल है, यानी मेरा कॉपी कर लिया है, भाई गद्दारी करो। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया कि भाई देख इसने नाम मेरा कॉपी किया है, इसका नाम हटवा। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा, देखेगा हाँ भाई नाम तो कॉपी है, तो वो डायरेक्ट करेगा, वो इस छोटी वाली एकेजी एलएलपी को बोलेगा कि भाई नाम बदल, 3 महीने के अंदर अंदर नाम बदल। अब अगर यस वो एलएलपी छोटी एलएलपी ये एकेजी एलएलपी नाम बदल देती है अगर अपना 3 महीने के अंदर अंदर, तो भैया ठीक है, तब 15 दिन के अंदर फिर उसको ये बात रजिस्ट्रार को बताना होगा। 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने के अंदर अंदर जैसे नाम बदला, फिर 15 दिन के अंदर अंदर मैंने रजिस्ट्रार को बता दिया कि भाई नाम बदल दिया। रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर अंदर एक नया सर्टिफिकेट दे देगा, सब कुछ सही था। बट 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये छोटी एकेजी एलएलपी ने नाम नहीं बदला तो 3 महीना बाद सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नाम बदल देगा और कुछ भी नाम रख देगा, और फिर ये रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर देगा और रजिस्ट्रार नया सर्टिफिकेट दे देगा। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 17। इसमें एक बात ध्यान से सुनना। मान लो अगर कोई ट्रेडमार्क, मान लो मेरा CACS लॉ इनसाइड का जो चैनल का वो है, ठीक है, वो किसी ने कॉपी किया, मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था और वो किसी ने कॉपी कर लिया, तो मेरे पास केस करने का पता है कितना टाइम है, बस 3 साल। यानी अगर मेरा ट्रेडमार्क कोई कॉपी कर रहा है तो मैं बस 3 साल तक ही उस पर केस कर सकता हूँ, 3 साल के बाद मैं उस पर केस नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है। बट नाम के लिए मैं ज़िंदगी में कभी भी केस कर सकता हूँ, ट्रेडमार्क के केस में नहीं कर सकता। एलएलपी खत्म हो गया, अब एलएलपी में बस 2 चीज़ बचा है, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप और एलएलपी वर्सेस कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। डिफरेंस बिटवीन है, इनके बेसिक्स बस एक बार देख लेना। अब हम लोग कल मिलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मैराथन के साथ। अच्छे से तुम लोग पढ़ो, अगर स्ट्रैटेजी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ना है तो भाई नीचे वीडियो में लगा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।